वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है प्रारंभ के बारे में। ये एक साल का पूरा कोर्स है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिसका टारगेट 2022 का एग्जाम होगा। ये इनिशिएटिव 5 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। 3 लेवल पे आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा, बेसिक, कोर एंड एडवांस। बेसिक लेवल पे 6 to 12 क्लास वाइज चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस होंगी, क्लास वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा और बेसिक आंसर राइटिंग क्लासेस होंगी। जब आप कोर में जाएंगे तो वो पार्ट कवर करवाया जाएगा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब लगभग 500 घंटों का लेक्चर होगा। सीसैट यहीं पर कवर होगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इस लेवल पे अवेलेबल होगी। यहाँ पर 300 घंटे की मेंस की क्लासेस होंगी और यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। तो कुल मिला के कंपोजिट प्रोग्राम है। इसके बारे में आप कोई और डिटेल चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में है। अभी हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने प्रपोजल रखा एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए, ताकि यूरोपियन यूनियन में कोविड-19 के बीच में एक देश से लोग दूसरे देश में आसानी से आ जा सके। यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। क्या है ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट? ये जो डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है, एक प्रकार का वैक्सीन पासपोर्ट है। वैक्सीन पासपोर्ट में ऐसा कुछ पासपोर्ट नहीं होता। इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे जब से कोरोना आया उसके बाद से हर देश ने दूसरे देश के नागरिकों का जो आना जाना है उसको काफी सीमित कर दिया, ताकि कोविड के स्प्रेड को रोका जा सके। अब धीमे धीमे इकोनॉमीज रिवाइव कर रही हैं, तो सभी देश ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि आसानी से लोग आ जा सके। इसी प्रयास में ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रावधान लेकर आया है यूरोपियन कमीशन। इसमें 3 कैटेगरी के लोगों को ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोविड-19 की वैक्सीन ले ली है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हाल ही में कोरोना के टेस्ट में निगेटिव पाया गया है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड-19 हुआ था और वो रिकवर कर गया है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो फिर वो यूरोपियन यूनियन ब्लॉक में जो भी कंट्रीज आती हैं वहां पर आसानी से फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट मिलने के बाद डेफिनेटली आप फ्रीली रोम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज आती हैं वहां ही, हर जगह आप नहीं जा सकते। हो सकता है आने वाले समय में बाकी के देश भी इसे वैलिड माने। फॉर नाउ ये केवल यूरोपियन यूनियन के लिए ही है। इसमें फीचर्स क्या होंगे? ये एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है जो कि डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, पेपर फॉर्मेट में भी हो सकता है, जिसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। इस सर्टिफिकेट को फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा। जिसे भी ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसे इशू किया जाएगा हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग सेंटर्स और हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा। कोई भी ईयू का जो सिटीजन है या कोई थर्ड कंट्री नेशनल भी जो ईयू में लीगली रह रहा है वो भी इस सर्टिफिकेट के लिए अलाउ होगा। वो बिना रिस्ट्रिक्शन के दूसरे देशों में जो यूरोपियन यूनियन में आते हैं ट्रेवल कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैंडिडा ऑरिस के बारे में है। कैंडिडा ऑरिस जो कि एक बहुत ही खतरनाक पैथोजन है, इनफैक्ट एक प्रकार का फंगस है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि निश्चित तौर पर एक खतरे की बात है। कैंडिडा ऑरिस, जिसे शॉर्ट में आप सी ऑरिस भी बोल सकते हैं, ये एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है और दुनिया भर में ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसे 2009 में जापान के एक पेशेंट में आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद लगभग पिछले 10 सालों में ये 5 कॉन्टिनेंट के 40 देशों में फैल चुका है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होना इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। ज्यादातर एंटी फंगल मेडिसिन्स इन पे वर्क नहीं करती। एट द सेम टाइम हमें इनके बारे में जानकारी भी बहुत कम है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में इमर्ज हुई एक बीमारी है। दैट्स वाई ये और भी ज्यादा खतरनाक हैं। दवाएं इनके ऊपर उड़ेल भी दो तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द रीजन कि ये ज्यादा खतरनाक हैं और हमें ज्यादा कंसर्निंग होना चाहिए। ये जो फंगस इन्फेक्शन है ये ज्यादातर ट्रॉपिकल मार्सेस में देखने को मिलता है। मार्स ऐसा वेटलैंड होता है जहां पर घास पाई जाती है, मरीन इन्वायरमेंट में। एट द सेम टाइम ये एक इमर्जिंग पैथोजन है। कम जानकारी होने की वजह से भी ये खतरनाक हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें
तो जब तक ये बॉडी को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर लेता तब तक ज्यादातर सिम्टम्स दिखते नहीं। जो सिम्टम्स आते हैं वो फीवर और चिल यानी कि सर्दी के फॉर्म में आते हैं, ठंड लगने लगती है। सिम्टम्स कई बार मेडिसिन देने के बावजूद जाते नहीं हैं और इस वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें बच्चे, एल्डरली लोग, ऐसे लोग ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। सबसे पहले तो ये स्किन को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन के बाद वो घाव बन जाता है और उस घाव के जरिए ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। एक बार ये खून में एंटर कर गए उसके बाद ये इलनेस कॉज करते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? सबसे पहली बात तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, इस वजह से ये खतरनाक है। यूजुअली जो एंटी फंगल ड्रग है उसकी मदद से हम इन्फेक्शंस को क्योर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता। दूसरी बात कि ये कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। यूजुअली जो भी पैथोजेंस होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर सकें, उसके साथ घूम टहल सकें, मजे कर सकें और बाद में उसे इन्फेक्ट करके मार सकें। लेकिन ये कई बार ड्राई सरफेस पर भी पड़े रहते हैं। यू कैन इमेजिन कि ये जो फंगस है वो आपकी फर्श पे टहल रहा है, एक आपकी दरवाजे की कुंडी पर लटका हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कोई उसके नजदीक से गुजरे। और अगर बाय डिफॉल्ट कोई उसके नजदीक से गुजर गया तो संभावना यह है कि 90 दिन में वो गुजर जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 90 दिनों में जानलेवा बन जाता है। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की तो वो भी काफी हार्ड है। जो भी हमारे पास मेथड्स हैं कई बार उनकी मदद से हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसीलिए इसका मैनेजमेंट भी इनअप्रोप्रिएट होता है और ये लीथल बन जाते हैं। वल्नरेबल सेक्शन की बात करें तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, लाइक एल्डरली लोग, बच्चे या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित है, वो इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। यूएस और यूके जैसी कंट्रीज इससे ज्यादा प्रभावित रहती हैं। इंडिया में इसका प्रेवलेंस कम था, लेकिन अभी अंडमान एंड निकोबार में आइडेंटिफाई हो गया है, तो हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन ट्रीटेबल होते हैं। कैंडिडा ऑरिस की जो कैटेगरी के हैं वो भी, जो एक एंटी फंगल ड्रग होती है एकिनोकैंडेंस, उसकी मदद से। लेकिन कुछ कैंडिडा ऑरिस इन्फेक्शंस इतने लीथल होते हैं कि हम उन्हें ट्रीट नहीं कर पाते और उसके बाद व्यक्ति की जान जाना लगभग तय हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैंडिडा ऑरिस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रणथंभौर टाइगर सेंचुरी के बारे में है। अभी हाल ही में न्यूज आई कि 6 टाइगर्स मिसिंग हैं रणथंभौर टाइगर सेंचुरी से। मिसिंग है, इसका क्या मतलब हुआ? गायब हो गया, एलियंस आए थे अपने साथ ले गए। कई सारे टाइगर कंजर्वेशन ग्रुप्स का ऐसा मानना है कि इनकी पोचिंग की गई है, इन्हें जान से मार दिया गया है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी तक ये मानने को तैयार नहीं। वो मिसिंग का पैम्फलेट लेकर घूम रहे हैं। एनटीसीए क्या कर रहा है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है, उन्होंने वही किया जो लाखों करोड़ों साल से होता आ रहा है। एक कमेटी बना दी। वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट तब तक तो दे ही देगी जब तक आप इस पूरे मामले को भूल जाएं। बात करते हैं रणथंभौर टाइगर सेंचुरी के बारे में। ये टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान की ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा। लोकेशन मैप में देखिए, ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर इसकी लोकेशन है रणथंभौर टाइगर सेंचुरी की। ये आपको अरावली और विंध्य हिल रेंजेस के जंक्शन पर दिखेगा। यहाँ पर इसी प्रेमाइस में आपको रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई मानसिंह और केवलादेव सेंचुरीज भी मिल जाएंगी। रणथंभौर फोर्ट आपको इसी सेंचुरी में मिलेगा। काफी पुराना किला है, इसका 1000 साल पुराना इतिहास है। एक 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह सिचुएटेड है पार्क में, वहीं से ये रिजर्व अपना नाम डिराइव करता है। मान्यता यह है कि 944 एडी में चौहान रूलर्स ने इसे बनाया था। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रासलैंड प्लेटूज पर मिलेगा और जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, जो नदियां हैं या फिर जो धाराएं हैं, उनके आसपास आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। एक फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर यूजुअली जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है वो अक्सर मिलता है, जिसका नाम है ढाक, जिसे आप ब्यूटिया मोनस्पर्मा भी बोल सकते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, ढाक के 3 पात। ये वही वाला ढाक है। ये एक पेड़ होता है। इसकी खास बात यह है कि ये ड्रॉट की कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, खड़ा रहता है, और गर्मी के मौसम में जब ज्यादातर फूल बिल्कुल गायब हो जाते हैं उस समय ये बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के फूल दिखाता है। ढाक के 3 पात इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 पात होते हैं।
तीन पत्ते एक साथ होते हैं। ढाक के तीन पात का मतलब ये होता है कि कुछ भी कर लो वो जैसे कि तैसे रहे। लाइक एक व्यक्ति है, उसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मैं उसे जब भी देखता हूँ मुझे ढाक के तीन पात ही दिखता है, मतलब हमेशा एक जैसा दिखता है। तो इसके तीन पत्ते हमेशा एक साथ रहते हैं, चाहे जो सिचुएशन आ जाए। इस पत्ते का इस्तेमाल यूजुअली पत्तल या दोने बनाने में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली खाने पीने के लिए किया जाता रहा है। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर कई सारी वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन मिल जाएगी, इंक्लूडिंग टाइगर्स। इसके अलावा लेपर्ड्स, स्ट्रिप्ड हाइनास, कॉमन या फिर हनुमान लंगूर्स, रीसस मकाक, जैकाल, जंगल कैट, कैरिकल्स, ब्लैक बक, ब्लैक नेप्ड हेयर या चिंकारा। 272 प्रजातियां आपको बर्ड्स की भी मिल जाएंगी। कई सारे और फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं जो आपको यहाँ राजस्थान में मिलते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी, ये सब राजस्थान में मिलेंगे। टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करें तो ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है ताकि हम टाइगर की पॉपुलेशन को अलॉन्ग विद देयर प्रे, ताकि वो शिकार करके खा भी सके, उनको प्रिजर्व करते हैं। इन्हें डिक्लेयर किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1972 में स्टार्ट की गई थी ताकि टाइगर्स का इन सीटू कंजर्वेशन किया जा सके। इन सीटू का मतलब होता है किसी जीव को या पौधे को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करना, लाइक जानवरों को जंगल में ही कंजर्व करना। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने की जिम्मेदारी जो एनटीसीए है उसके पास है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस संबंध में जो प्रपोजल है वो एनटीसीए के पास भेज सकते हैं। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को बोल भी देती है एनटीसीए के थ्रू कि ये एरिया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाना चाहिए, आप प्रपोजल भेज दीजिए। वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व इंडिया में हैं। जो पहला टाइगर रिजर्व था वो था बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका का, और जो अभी लेटेस्ट वाला है 51st वो है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलय टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर सिरिसलेम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बैकाल जीवीडी के बारे में है। जीवीडी का मतलब है गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। रशियन साइंटिस्ट ने अभी डिप्लॉय किया इस टेलीस्कोप को, जो कि एक जाइंट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप है, लेक बैकाल में। लेक बैकाल की आप लोकेशन सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस आर्टिकल पे आगे बढ़ते हैं। लेक बैकाल आपको रशिया के सदर्न पार्ट में मिलेगा। इनफैक्ट साइबेरिया का जो पूरा एरिया है इसके साउथ ईस्ट में आपको लेक बैकाल मिलेगा। इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी लेक कहा जाता है। दुनिया में जो भी टोटल अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है उसका 20% आपको लेक बैकाल में मिलता है। चूंकि ये काफी आइसोलेटेड है इसीलिए फ्रेश वाटर फौनास की एक अच्छी प्रजाति हमें यहाँ मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 1800 एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। 1996 में लेक बैकाल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेक बैकाल। बात करते हैं इस स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ये न्यूट्रिनोज की सर्च करेगा। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? देखिए, न्यूट्रिनोज अभी तक जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं स्पेस के। ये हर जगह हैं। ये किसी भी बॉडी से बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आपके हाथों को ऐसे पार कर जाएंगे। इसीलिए इन्हें डिटेक्ट करना भी आसान नहीं होता। चूंकि ये किसी भी बॉडी से बहुत लूजली इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए ये अंतरिक्ष में भी बहुत दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ हिंड्रांस नहीं होता। ये प्लैनेट्स वगैरह को क्रॉस कर जाते हैं। अगर हम इन्हें डिटेक्ट करके स्टडी करते हैं तो यूनिवर्स के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिल सकती है। जहां भी हम इसे डिटेक्ट कर रहे हैं वहां पर वोलेटिलिटी कम हो तो अच्छा होता है। जो लेक बैकाल है एक अच्छा आइडियल प्लेस है, क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर है और एक थिक प्रोटेक्टिव आइस कवर मिल जाएगा। पानी इनके लिए, न्यूट्रिनोज के लिए हिंड्रांस नहीं है। वो पानी में बड़े आसानी से ट्रेवल करके वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि हमने बात की कि किसी बॉडी से जल्दी इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत लूजली इंटरेक्ट करते हैं, टकराते नहीं है बल्कि क्रॉस कर जाते हैं। तो इन्हें वहां पर एक शांत एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट करके स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो समर कैंपेन के बारे में है। समर का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये झारखंड गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है राज्य में माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसी महिलाएं और बच्चे, महिलाएं जो एनीमिक हैं, बच्चे जो माल न्यूट्रिशन है या माल नरिश्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके लिए वर्क किया जाए। टारगेट किया जाएगा प्राइमरी या प्राइमरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन सब दिक्कतों को लेकर। 1000 दिनों का टारगेट है। एनुअल सर्वे किया जाएगा कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने आज के डिस्कशन में कवर की। कुछ स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बता दीजिए। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट एक प्रकार का वैक्सीन पासपोर्ट है, आसियान कंट्रीज का इनिशिएटिव है। कैंडिडा ऑरिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है, पहली बार 2009 में जापान के पेशेंट में आइडेंटिफाई किया गया। टाइगर रिजर्व नेशनल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल बोर्ड
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत डिक्लेयर करता है। लेक बैकाल सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा। समर कैंपेन माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए एक कैंपेन है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस सेशन की पीडीएफ के लिए ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा, ये वाला लोगो मिलेगा और 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। इस सेशन की पीडीएफ जब आपको वहां पर मिलेगी तो जो आंसर है वो मार्क्ड रहेगा। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले आंसर में गलती हो गई थी पीडीएफ में, वहां पर 10 इयर्स लिखा हुआ था और ट्रू मार्क था। वैसे आप लोगों को समझ में तो आ ही गया था कि वो गलती से मार्क हो गया है, बट मैं बता दे रहा हूँ वो फॉल्स था। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।